हाँ एस्पिरेंट, वेलकम टू देवेंद्र यूपीएससी सिंप्लीफाइड। आज के इस लेक्चर में हम जो स्टैट्यूटरी बॉडी है और जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसको कवर करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसको कवर किया था। इसमें भी हर क्वेश्चन के पीछे का जो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है उसको भी रिवाइज करते हुए चलेंगे, साथ ही यूपीएससी के ऑप्शन को भी एनालाइज करेंगे ताकि देखेंगे कि यूपीएससी ऑप्शन कैसे फ्रेम करता है, ऑप्शन में ट्रैप कैसे सेटअप करता है, ताकि उसको अच्छे से समझते हुए चले, ताकि फ्यूचर के क्वेश्चन को इजिली कॉम्प्रीहेंड कर पाए और करेक्टली मार्क कर पाए। सो लेट्स बिगिन। ये हमारा सीरीज चल रहा है जिसमें यूपीएससी के सिलेबस को, स्पेशली पॉलिटी को, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन द्वारा कवर कर रहे हैं। हम लगभग 1995 से 2026 के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। इस वीडियो के एंड में जितने भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसको हम अच्छे से रिवाइज करेंगे, ताकि एक लेक्चर के एंड में हमारा कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन भी होता रहे। ये 2026 का क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है जिसमें क्या दिया है कि विथ रेफरेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग डिटेल। देखिए, एक दिया है, क्या दिया है, एक ऑर्गेनाइजेशन दिया है, दूसरा उसका फंक्शन दिया है, तीसरा होता है कंट्रोलिंग विच मिनिस्ट्री। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका फंक्शन क्या है और किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये पूछा है। उसके बाद क्या है, हाउ मेनी ऑफ द एबव रो आर द गिवन डिटेल करेक्टली मैच। ठीक है, तो एबव रो पूछा है, तो देखिए एक रो ये हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। तो इसमें ये नहीं पूछा है कि पहला रो ठीक है या दूसरा ठीक है, तीसरा ठीक है। इन तीनों में कितने रो सही हैं, एक रो सही है कि कोई भी एक सही हो सकता है, दो सही है या तीन सही है, इस तरह से मार्क करना है हमें। ठीक है, तो देख, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, ओके, टू कोऑर्डिनेट बिटवीन वेरियस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हो सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, हमें पता है ना, जितने भी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी होती है, डायरेक्टरेट वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। तो पहला तो गलत हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, एसएफआईओ है, इसने पढ़ा होगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट के ऑफिस है। ये जो सीरियस फ्रॉड होते हैं गवर्नमेंट, हमारे कॉर्पोरेट वगैरह ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे उसको इन्वेस्टिगेट करता है ये। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे क्या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दिया है, तो यहाँ गलत हो गया। देखिए, लास्ट है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई, सबके पढ़ा होगा, इतने सारा न्यूज में रहता है। क्या है, टू प्रिजर्व वैल्यू इन पब्लिक लाइफ एंड इंश्योर द हेल्थ ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। बिल्कुल ठीक है, ये ओवरऑल इंडिया की सबसे टॉप प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। इसका मैंडेट ही होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉई हैं वो इंटीग्रिटी से काम करे, और जितने भी सीरियस जो भी सीरियस क्राइम होता है, जिससे भी स्पेशली इकोनॉमिक ऑफेंस होता है, उसको इन्वेस्टिगेट करती है। और यही आती है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ग्रीवांस, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में, पब्लिक ग्रीवांस और पेंशन में। ठीक है, तो ये याद रखना था। तीसरा बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है। तो इसमें से कितने करेक्ट मैच है, कितने रो करेक्ट मैच है, ओनली वन, ओनली वन। तो ये याद रखना है। जनरली सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ये पता है कि क्या है कि जो भी इकोनॉमिक से रिलेटेड जो इंटेलिजेंस होता है ना, उसको कोलेट करता है, उसको डिफरेंट डिफरेंट एजेंसियों के बीच में कोऑर्डिनेट करता है। ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ही काम करता है। ठीक है, और एसएफआईओ तो सबको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का सबसे प्रीमियम जो कॉर्पोरेट वगैरह होते हैं, वहाँ पे कॉर्पोरेट फ्रॉड से निपटने के लिए ऑफिस बनाया गया। कॉर्पोरेट अफेयर का ही, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है। और सीबीआई वगैरह तो सब पढ़ते हैं। ठीक है, तो याद रखना है आपको। आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, हमने यहाँ दे दिया है। ये देखिए किसमें काम करता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, मिनिस्ट्री ऑफ होम होम अफेयर में नहीं करता, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में करता है। और एफएसएफआई मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में काम करता है। किसका है, इसका टास्क वही है कि जो हमारे कॉर्पोरेट फ्रॉड होते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट फ्रॉड होते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए होते हैं। और सीबीआई हमें सबसे पता है कि करप्शन का हैंडलिंग करता है, इकोनॉमिक ऑफेंस होता है, स्पेशल क्राइम होते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल वगैरह में ये आते हैं। ठीक है, ये इंडिया के ना सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। ठीक है, और हमें पता है ना कि जैसे कि इंटरपोल के लिए है ना, इंटरपोल के लिए इंडिया में जो डेजिग्नेटेड एजेंसी है जो कोऑर्डिनेशन करने के लिए, यही है, सीबीआई है। ठीक है, तो याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, और इस तरह के क्वेश्चन पिछले बार भी आए थे, जब 25 में भी आए थे। तो याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक तरफ इस तरह से तो हमें जितने भी न्यूज चल रहे होते हैं ना, जैसे कि हमारे देखिए कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर चलता है, आगे भी क्वेश्चन आएगा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर चलता है हमारा, डीआरआई चलता है, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस चलता है हमारे पास, ये एसएफआईओ चलता है। ऐसे हमारे पास देखिए वो भी रहते हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो चलता है। ये सब का याद रखना कि एजेंसी क्या है, इनका मैंडेट क्या है, एक्चुअली फंक्शन क्या करते हैं, और किस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। बस इतना ही देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन रहते हैं लगभग इसी के 3 कॉन्सेप्ट्स में याद पता होना चाहिए। तो जब भी कोई न्यूज में कोई भी एजेंसी आए, किसी गवर्नमेंट की कोई एजेंसी आए, चाहे किसी भी मिनिस्ट्री की, तो आपको यही याद रखना है कि किस मिनिस्ट्री के अंदर है, उसका मैंडेट क्या है, और उस संस्था का नाम क्या है। बस ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है आपको। ठीक है, सेम देखिए 2025 में भी इसी तरह क्वेश्चन आ गया, ऑर्गेनाइजेशन पूछा है, उसका फंक्शन क्या है और किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है। ये 3 दिया है, तब देखिए 3 स्टेटमेंट दिया है, व्हिच रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या पूछा है पहले,
हाउ मेनी ऑफ द एबव रो, आई मीन द एबव रो इज इन्फॉर्मेशन करेक्टली मैच, अगेन वही पूछा है। ये नहीं पूछा कितने मतलब वन सही है, टू से कैसे है, इसमें कितने सही है, ठीक है। तो एक इस तरह से याद रखना है इसको, हाउ मेनी एबव रो, ठीक है। देखते हैं क्या है। पहला ऑर्गेनाइजेशन दिया है डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, ईडी हमने बिल्कुल पढ़ा है। इसका काम ही होता है, इस फंक्शन क्या होता है, इन्फोर्समेंट ऑफ द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, बिल्कुल मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इन्फोर्समेंट ऑफ द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंस है। और हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज का जो मैनेजमेंट वगैरह है, ये सब भी इसके अंडर आता है, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ वो फिर नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ ये भी फाइनेंस के अंडर आता है, ठीक है। तो ये गलत हो गया, पहला गलत हो गया। दूसरा है डायरेक्टर ऑफ डीआरआई, ये डीआरआई हमें पता था, डीआरआई क्या है, डीआरआई इंडिया के सबसे प्रीमियम जो होता है हमारा एंटी स्मगलिंग एजेंसी है, ठीक है। तो ये किसके अंदर काम करता है, ये भी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के अंदर काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, ठीक है। और इनका मेन प्रोविजन वही होता है ना, जैसे पता है स्मगलिंग कहाँ पे होती है, कस्टम पे होती है, जैसे पुराने फिल्मों वगैरह में दिखाते नहीं थे। तो ये डीआरआई जो होता है उनका मेन काम वही है, इंडिया की सबसे प्रीमियम एजेंसी है जो हमारे पास इसमें एंटी स्मगलिंग एजेंसी है। तो ये जो ये हमारा कस्टम एक्ट को इन्फोर्स कराते हैं, ठीक है। दूसरा ठीक हो गया। तीसरा क्या दिया है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिस्टम एंड डेटा मैनेजमेंट, देखिए इस तरह कोई इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, देखिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिस्टम एंड डेटा मैनेजमेंट, इस तरह का इस ये क्वेश्चन दिया है। इसका मैंडेट क्या है, कैरिंग आउट बिग डेटा एनालिटिक्स एंड असिस्ट टैक्स ऑफिसर फॉर बेटर पॉलिसी एंड नेबिंग टैक्स इवेडर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। देखिए ये तो ठीक है, सारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर है, लेकिन देखिए कभी कभी अब इस तरह के सारे फैक्ट तो हमें नहीं याद रख सकते। तो ये याद रखना है कि जैसे एग्जाम में हमें पता है कि देखिए पहला गलत है तो पहला गलत है और एक सही है, तो देखिए कि ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, अब दो ऑप्शन बचा हमारे पास, तो दो ऑप्शन जब भी बचता है तो आप रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, तो इसमें ये है कि इस तरह के खाली सभी ऑर्गेनाइजेशन नहीं याद रखते, कोई न्यूज में रहता है तो हम भले उसके हमारे दिमाग में रह गया, लेकिन वो जो फेमस फेमस है, जैसे डीआरआई के बारे में, एफएसआई के, एसएफआईओ के बारे में, ठीक है, ईडी के बारे में, सीबीआई के बारे में, एनआईए के बारे में, इस सबके जितनी प्रीमियम ऑर्गेनाइजेशन है ना, आईबी, रॉ, इस सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो फंक्शन है, ये जो बिग डेटा एनालिटिक्स और जो अफसर को टैक्स इवेटर क्लिक करने के लिए दूसरी कोई एजेंसी है, ये एजेंसी काम नहीं करती, ठीक है। तो याद रखना, तो इसमें सिर्फ एक ऑप्शन हो जाएगा, ओनली वन, ठीक है। और जब भी 50% चांस रहे तो आप रिस्क ले सकते हैं, याद रखिए एग्जाम में हम सारे फैक्ट रट के नहीं जा सकते हैं, वहां पे सिर्फ थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही पड़ता है, ठीक है। तो ओनली वन हो जाएगा, ओनली वन हो जाएगा। इसमें सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा रो ठीक है कि डीआरआई जो होता है, यही हम इसका काम है कस्टम एक्ट को इन्फोर्स करना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करता है, ठीक है। तो ये हमें ईडी तो पता है, हमें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है डिपार्टमेंट, सबको पता होना चाहिए, बहुत फेमस एजेंसी है इंडिया में। और इनमें ईडी किस किस लॉ को इन्फोर्स करती है, सबसे पहले प्राइमरी एजेंसी क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, पीएमएलए जो एक्ट होता है। फिर होता है यही जो होता है, ये जो इकोनॉमिक ऑफेंस जो होता है ना, जो ऑफेंड करके भाग जाते हैं ऑफेंस, वो इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट होता है। फिर तीसरा जो होता है फॉरेन एक्सचेंज के मैनेजमेंट में, ये भी देखता है, ठीक है। तो ये इतनी इनका जो है ये मैंडेट वगैरह है, ठीक है। तीसरा देखिए क्या है, डीजी डायरेक्टर डायरेक्टर जनरल ऑफ सिस्टम एंड डेटा मैनेजमेंट, ये क्या है कि आईटी बैकबोन वो हमारा हैंडल करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनका इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, सीबीआईसी का। तो इनका काम नहीं होता है कि जो हमारा बिग डेटा एनालिटिक्स वगैरह करें, इनका बिग डेटा एनालिटिक्स कौन करता है, ये करता है डायरेक्टर जनरल ऑफ एनालिटिक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट, डीजीएआरएम, डायरेक्टर जनरल ऑफ एनालिटिक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट। अब जब भी इस तरह का कभी दोबारा क्वेश्चन आए तो हमें याद है कि जो क्वेश्चन एक बार आ गया तो वो फैक्ट हमको पता होना चाहिए, उसको बार बार रिवीजन करते रहें, क्योंकि आगे देखेंगे किसी स्टेटमेंट में, किसी क्वेश्चन में एक तरह से एक स्टेटमेंट के रूप में ये फैक्ट दे देगा, ठीक है। तो हमें याद रखना है, तो जो भी सीरियस स्टूडेंट है वो करेंगे, अगर हम कैजुअली इसको पीवाईक्यू को एनालाइज करेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। तो यही हमें एंटर करता है, यही यही डिफ्रेंशिएट करता है सीरियस स्टूडेंट में और नॉर्मल स्टूडेंट में, ठीक है। तो याद रखना है, ये फैक्ट आपको याद कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगेन 2025 का क्वेश्चन है, क्या दिया है, अगेन करेक्ट मार्क करना है, ठीक है। चार स्टेटमेंट दिया, करेक्ट मार्क करना है, ठीक है, करेक्ट मार्क करना है। क्या दिया है, लोकपाल के बारे में दिया, अच्छा, द पावर ऑफ द लोकपाल अप्लाइज टू द पब्लिक सर्वेंट ऑफ इंडिया बट नॉट टू द इंडियन पब्लिक सर्वेंट पोस्टेड आउटसाइड इंडिया, ऐसा है क्या, बिल्कुल गलत है। जितने भी, चाहे ग्रुप ए से ग्रुप डी के जितने भी हमारे गवर्नमेंट अफसर हैं, चाहे इंडिया में पोस्टेड हो चाहे बाहर, सब पे जुरिस्डिक्शन उनका लागू होता है, ये याद रखना है आपको। तो पहला गलत हो जाएगा, करेक्ट क्या देखे, तो ये गलत हो जाएगा। आगे देखिए, द चेयरपर्सन आर ए मेंबर शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर, ओके।
एंड ओनली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वेदर इनकम्बेंट रिटायर हैज टू बी चेयरमैन, ऐसा नहीं है, हमें पता है कि ओनली चीफ जस्टिस नहीं है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस होंगे और उसके बाद रिटायर्ड जजेस या और कोई इमिनेंट पर्सन भी हो जाता है जिनके पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, एंटी करप्शन का इनके पास नॉलेज है, वो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इनका क्वालिफिकेशन मतलब इनका जो चेयरमैन वगैरह होते हैं, इनका बहुत ब्रॉड क्राइटेरिया है। ठीक है, तो याद रखना है। तो ये बिल्कुल गलत हो गया, तो दूसरा भी गलत हो गया, तो दूसरा गलत हो गया। देखिए हमारा आंसर निकल आया तीसरा, फिर आगे भी पढ़ेंगे क्योंकि नन ऑफ ये भी दिया है। द chairperson or a member shall not be a person of the less than 45 ईयर एज, मिनिमम एज क्वालिफिकेशन दिया है हमारे एग्जाम उसमें दिया है एक्ट में, 45 ईयर एज मिनिमम दिया है। सोचिए मैक्सिमम एज कोई किसी पोस्ट को, जब हमें पता है ना गवर्नर के लिए, प्रेसिडेंट के लिए मिनिमम एज कितना है? मिनिमम एज हमारे पास 35 है, लेकिन हमारे लोकपाल के लिए 45 ईयर दिया है, क्योंकि उसमें रिक्वायरमेंट ही है कि लगभग 25 या 20 ईयर लगभग है ना, मतलब कि वो एक वास्ट एक्सपीरियंस वगैरह होगा सर्विस का, वो कैसे हो पाएगा जब मिनिमम एज इनका इतना रहेगा तभी ना। तो ये याद रखना है। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है, तीसरा तो आंसर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। चौथा में एग्जाम में पढ़ेंगे ही नहीं, लेकिन यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्योंकि हमें एनालाइज कर रहे हैं। लोकपाल कैन नॉट इंक्वायर इनटू एलिगेशन ऑफ द करप्शन अगेंस्ट सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, ऐसा है क्या? नहीं है, हमारे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को एम्बिट में लाया जाता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। जैसे इंटरनेशनल रिलेशन को में फिर हमारे पास ये हमारा सॉवरेनिटी होता है, फिर उसमें एटॉमिक एनर्जी वगैरह में, इनमें उनको कुछ छूट दिया गया है, उनको इम्यूनिटी दी गई है, कोई ब्लैंकेट रूप से लागू नहीं होता, लेकिन सिटिंग प्राइम मिनिस्टर भी इसके एम्बिट में आते हैं, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली थर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतने सारे फैक्ट हैं। ठीक है, तो लोकपाल का हमें पता है ना कि इंडिया की प्रीमियम ओम्बुड्समैन है ना, एंटी करप्शन ओम्बुड्समैन कहा जाता है। ये कहाँ से, जो स्कैंडिनेवियन कंट्री में थे, ओम्बुड्समैन वहां से लाया गया है। ठीक है, पहले क्या था, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट के में जो हमारे पास लोकायुक्त होते थे, लेकिन नेशनल लेवल पे कोई नहीं था। तो हमारे वही लोकपाल है, लोकायुक्त एक्ट पास हुआ, इसमें नेशनल लेवल पे लोकपाल हुआ और बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट में लोकायुक्त बने। महाराष्ट्र पहला गवर्नमेंट था जो हमारे पास वहाँ पे लोकपाल आया था, याद रखना। लोकायुक्त आया था 1971 में ही आया था वहाँ पे। ठीक है, इतने सारे फैक्ट हैं। और जितने भी मतलब कि हमें लोकपाल से रिलेटेड जो भी और भी इशू है, जैसे इसमें 50% मेंबर जो होते हैं कि जुडिशियल होते हैं, 50 मेंबर नॉन जुडिशियल होते हैं। इसमें एससी एसटी वुमेन वगैरह का रिप्रेजेंटेशन भी होता है। ठीक है, इसमें मिनिमम एज 45 ईयर होता है। जो चेयरमैन होते हैं, जो सिटिंग रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेज या सुप्रीम कोर्ट के जजेज या कोई इमिनेंट पर्सन होते हैं जिनके पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वास्ट एक्सपीरियंस होता है। इस तरह से कुछ चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, तो याद रखना। आगे देखते हैं। 2024 का क्वेश्चन है, आगे क्या दिया? करेक्ट आंसर। सबसे पहले देखना होता है क्या मार्क करना है, चार स्टेटमेंट दिया है, कार मार्क क्या मार्क करना है ये देखना है पहले। द नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के बारे में पूछना है। ओके, द नॉर्थ ईस्ट काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट, बिल्कुल ये फैक्ट दिया था कि क्वेश्चन नहीं पूछा, अभी ये फैक्ट दिया है, बिल्कुल ठीक है ये। सब्सिक्वेंट टू द अमेंडमेंट टू द नॉर्थ ईस्ट एक्ट इन 2002, बिल्कुल इसमें अमेंडमेंट भी हुआ है। द काउंसिल कंप्रोमाइज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स, मेंबर्स पूछा है, याद रखना है। जो भी कोई नॉर्थ ईस्ट काउंसिल हो गया, ठीक है, उसके कुछ चेयरमैन होते हैं और कुछ मेंबर होते हैं। तो आपको मेंबर के बारे में पूछा है, याद रखना है आपको। ये क्या है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, हमें पता है ना, जैसे कि हमारे पास जोनल काउंसिल जो थे वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन से बने हैं, एक एक एक्ट से 5 जोनल काउंसिल बने हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक अलग एक्ट से ही बना है। और इसमें ये हमारा 1971 में बना और उसके बाद उसमें 2002 में अमेंडमेंट हुआ है, याद रखना है। और इसके जो चेयरमैन होते हैं, इसके भी पहले जो चेयरमैन होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डोनर होते थे इस तरह से, लेकिन अब उनको 2018 में अमेंडमेंट करके अब इसके भी जो चेयरमैन होते हैं वो इसके एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन होते हैं? होम मिनिस्टर ही होते हैं। जैसे इनके जोनल काउंसिल को होते हैं चेयरमैन, ऐसे भी इनके भी चेयरमैन होम होम मिनिस्टर हो गए। अब इसमें मेंबर कौन होते हैं? इसमें मेंबर वही होते हैं, गवर्नर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट, बिल्कुल इनमें गवर्नर होते हैं। सारे नॉर्थ ईस्ट कितने 8 मेंबर होते हैं नॉर्थ ईस्ट के, तो याद रखना है। सिक्किम सिक्किम प्लस 8, सिक्किम प्लस 7 नॉर्थ ईस्ट सिस्टर जो होते हैं। ठीक है, और दूसरा तो गवर्नर हो गए और उसके बाद चीफ मिनिस्टर हो गए, और तीसरा 3 मेंबर जो प्रेसिडेंट डोमिनेट करते हैं, बिल्कुल ठीक है। यहाँ देखिए प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट, बिल्कुल ठीक है। द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर क्या है? चेयरमैन, एक ऑफिसर चेयरमैन होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 2 3। ठीक है, तो बहुत ध्यान से, इस साल ये बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन गलत हुआ था ये, क्योंकि फॉलोइंग मेंबर पूछा है, ऑफिशियल की जब तक नहीं आया था तब तक डिबेट चढ़ा था कि ये सही है ये सही है। तो पीछे ने इसको होम मिनिस्टर को मेंबर नहीं मानता, ये एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है। तो मेंबर सिर्फ यही होते हैं, गवर्नर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट, चीफ मिनिस्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट, 3 मिनिस्टर। इसमें पता है जो वाइस चेयरमैन होते हैं कौन होते हैं? जो मिनिस्ट्री ऑफ डोनर होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर होते हैं, वो वाइस चेयरमैन होते हैं हमेशा, याद रखना बाय डिफॉल्ट, ये याद रखना है आपको। ठीक है,
ये हमने दे दिया है फैक्ट आपको याद रखने के लिए, ठीक है, यही है। होम मिनिस्ट्री पहले नहीं थे, लेकिन ये हमारे पास 2018 में अमेंडमेंट लाके 2018 में अमेंडमेंट लाके हमारे पास उनको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बना दिया गया, ठीक है? तो याद रखना 2018 में ही फिर उनको, तो सारे अभी सब जितने भी हमारे पास काउंसिल है, चाहे नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है, चाहे जोनल काउंसिल है, उसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं? होम मिनिस्टर होते हैं। याद रखना, ये होम मिनिस्टर के अंदर में आता है, प्राइम मिनिस्टर के अंदर में नहीं आते। प्राइम मिनिस्टर के अंदर में कौन सी इस तरह की एजेंसी है? हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, इंटर स्टेट काउंसिल। ये कौन सा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 263 तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2020 का क्वेश्चन अगेन क्या है? करेक्ट मार्क करना है, ठीक है। चार स्टेटमेंट दिया है, करेक्ट मार्क करना है। क्या दिया है? इन इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटीज प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विस टू द विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सिटीजन। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इस तरह कभी हम लोग नालसा वगैरह पढ़ते थे, नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, फिर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, सालसा हो गया, फिर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, डालसा हो गया ना। इस तरह से जो लोक अदालत वगैरह होता है यही ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। प्रो बोनो लीगल एड देते हैं ये, ठीक है। आर्टिकल 39 कैपिटल ए जो होता है, एक्सेस टू फ्री लीगल एड, ये पुअर वगैरह को, मार्जिनलाइज सेक्शन को ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसको इन्फोर्स करना है, ठीक है। तो याद रखना है। तो ये, तो इसी एक्ट को इन्फोर्स कराने के लिए हमारा ये नालसा वगैरह बने हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो ये फ्री लीगल एड किसको प्रोवाइड करते हैं? तो देखिए इसमें क्राइटेरिया, पर्सन विथ एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1 लाख रुपए, ये बिल्कुल ठीक है। मिनिमम 1 लाख, या तो स्टेट गवर्नमेंट क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिस्पेक्टिव स्टेट का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, ठीक है, पुअर का। लेकिन इसमें बाई डिफॉल्ट 1 लाख है, बिल्कुल ठीक है। ट्रांसजेंडर विद द एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 2 लाख रुपए, ये बिल्कुल ठीक है। अब उसमें देखेंगे 2014 या 15 में हमारा नालसा का जजमेंट आया था। नालसा जजमेंट में बताया था ना, जो ट्रांसजेंडर हैं इनको थर्ड जेंडर माना गया है, इनको थर्ड जेंडर माना गया। और ये भी मोस्ट ऑफ द वल्नरेबल सोसाइटी के सबसे मोस्ट ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन होते हैं ये। तो इनको भी फ्री लीगल एड दिया गया है, ये याद रखिए। तो उनका इनकम कितना है? 2 लाख से नीचे उनका इनकम हो तो उनको भी दे दिया गया, ठीक है। मेंबर ऑफ द अदर बैकवर्ड क्लासेस, देखिए मेंबर ऑफ द ओबीसी शामिल नहीं है इसमें। इसमें कौन है? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, चिल्ड्रेन होते हैं, वीमेन होते हैं, ठीक है। ये प्रिजनर्स होते हैं, जो प्रिजनर्स होते हैं, विक्टिम ऑफ, कोई विक्टिम हो गया, जो विक्टिम हो गया ट्रैफिकिंग के, कोई विक्टिम हो गया डिजास्टर के, इन सब को होता है। जो पुअर होता है, जिनकी इनकम 1 लाख से कम है, लेकिन इसमें ओबीसी को नहीं शामिल किया गया है। आगे देखिए, ऑल सीनियर सिटीजन नहीं है, सीनियर सिटीजन का भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। बहुत सारे रिच सीनियर सिटीजन आ जाएंगे, तो उनको कैसे हम फ्री लीगल एड देंगे? तो याद रखना, तो ये भी गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1 2। ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। और आगे आपको नालसा वगैरह के बारे में, लोक अदालत के बारे में, ठीक है, जितने भी हमारे पास एडीआर मैकेनिज्म है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो होता है ना, जितने भी एडीआर मैकेनिज्म है आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे पिछले लेक्चर में जुडिशरी में हमने देखा था, हमने लोकपाल के बारे में पढ़ा था, हमने ग्राम न्यायालय के बारे में पढ़ा था, हमने ट्रिब्यूनल के बारे में पढ़ा था, है ना। हमने ट्रिब्यूनल के बारे में पढ़ा था, हमने मीडिएशन, रिकंसिलिएशन, ठीक है, ये सब के बारे में पढ़ा था। एक आ गया है ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, उसके बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। एक हमारा ये होता है, ये जो हो गया कि ये जो परमानेंट लोक अदालत आ गया है, परमानेंट लोक अदालत, ठीक है। तो इस तरह के सारे जितने भी चीजें हैं आपको पता होना चाहिए। इसमें बहुत सारा यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करता है। और ये चीज तो पता ही होना है कि जो नालसा वगैरह, ये जो हमारा लीगल एड जो होता है, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट कब बना था, इसका मैंडेट क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए इसमें एससी एसटी है, लेकिन ओबीसी नहीं है, और सारे सिटीजन क्लास नहीं होते हैं। इनका ये आर्टिकल 39 को इन्फोर्स कराने के लिए बने गए हैं, कि तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और इसमें पता है ना, जो नालसा होता है, नेशनल लीगल, नालसा जो होते हैं नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसके जो पैटर्न इन चीफ होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको, फैक्ट याद रखना है, ठीक है। ऐसे स्टेट के जो होते हैं उसके पैटर्न ऑफ चीफ, स्टेट के जो हाई कोर्ट चीफ जस्टिस इंडिया होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना है आपको। देखिए इस तरह क्वेश्चन भी आते हैं कभी कभी। एक हमारे टीचर थे, वो बड़ा कहते थे कि अरे कोई कोई कभी होती है ना, हम लोग इतने 100 रुपया या 150 रुपया देके जो फॉर्म भरते हैं, तो उसका तो पैसा वसूलना चाहिए ना। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो एग्जाम में देखिए इस तरह के कभी कभी इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, तो घबरा नहीं है कि यूपीएससी क्वेश्चन है कि नहीं। तो उस समय दिमाग में ऐसा लगता है कि क्या पूछ दिए हैं अचानक से। सपोज अगर कोई बच्चा इस तरह क्वेश्चन करके जाए और आगे उसको इस तरह क्वेश्चन मिल जाए, तो घबरा जाता है, अरे ये क्या पूछ दिए, ठीक है। तो वही है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टेब्लिश नीति आयोग टू रिप्लेस, किसको रिप्लेस किया गया था? हमारे किसको बताइए? प्लानिंग कमीशन को। क्यों प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया था? अब आपको ये जानना है क्यों किया गया था। जैसे बताया था कि
प्लानिंग कमीशन एक कॉन्टेक्स्ट में बना था, ठीक है? एक बैकग्राउंड में बना था। उस समय हमारी हमारा जो प्लान्ड इकोनॉमी थी, ठीक है? उसके लिए, ठीक है? हमारे पास उसमें लिबरलाइज़ेशन वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। तो हमारे पास पोस्ट एलपीजी इरा हमें पता है ना कि हम लोग लिबरलाइज़ेशन के कॉन्सेप्ट है। इसमें स्टेट का जो होता है, स्टेट विथड्रॉल होता है। विथड्रॉल ऑफ द स्टेट हो रहा है। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस की फिलॉसफी पे काम कर रहे हैं हम लोग। इंडिपेंडेंट सेक्टर रेगुलेटर आ रहे हैं, ठीक है? हम लोग गवर्नमेंट एज ए फैसिलिटेटर, गवर्नमेंट एज ए इनेबलर बन रहा है। तो इसी सब कॉन्सेप्ट में ये रिडंडेंट हो गया था। इसलिए एक ऐसी में पॉलिसी बॉडी चाहिए था, सिर्फ गवर्नमेंट का एज ए थिंक टैंक के रूप में काम करे। एक लॉन्ग टर्म के रूप में, विजन के रूप में गवर्नमेंट का एक थिंक टैंक के रूप में काम करे। और दूसरा चीज हमने देखा था, ये बहुत ज्यादा टॉप डाउन था, ठीक है? लेकिन हमें क्या था, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो बॉटम अप पॉलिसी मेकिंग करे, ठीक है? बिल्कुल बॉटम अप पॉलिसी मेकिंग करे। और इसमें देखे थे बहुत ज्यादा इनके पास फाइनेंशियल पावर भी था प्लानिंग कमीशन के पास, लेकिन नीति आयोग क्या है, इनके पास कोई फाइनेंशियल पावर नहीं है, सिर्फ एडवाइजर बॉडी है। और ये जो टीम इंडिया के रूप में, टीम इंडिया के रूप में काम करती है, ठीक है? पूरे टीम इंडिया के रूप में काम करती है, जिसमें सेंटर और स्टेट सारे लोग मिल के एक नेशनल पर्सपेक्टिव से प्लान बनाते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस तरह पर्सपेक्टिव से प्लानिंग कमीशन को बनाया गया था, ठीक है? तो आपको याद होना चाहिए। लॉ कमीशन क्या है, हमने बताया था। लॉ कमीशन के नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल, नाइदर द स्टेचुटरी, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टेचुटरी बॉडी है, ठीक है? तो ये लॉ कमीशन, ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंदर में ये होता है, एडवाइजरी बॉडी होती है। समय समय पे लॉ वगैरह के बारे में कोई एग्जामिनेशन करने के लिए ये बनाया जाता है, ठीक है? 3 मेंबर बॉडी होते हैं मोस्टली, ठीक है? हमें पता है ना, जो मैकाले था फर्स्ट लॉ कमीशन था, ठीक है? वहां से वो कुलीन से चलता आ रहा है, ठीक है? फाइनेंस कमीशन में देखा था अंडर 280 में, ठीक है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, 5 मेंबर बॉडी होता है, 5 साल के लिए इनका रिपोर्ट होता है, इनका एडवाइजरी नेचर होता है। इसको क्या कहता है, बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म। जो सेंटर और स्टेट के बीच में डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस होते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इनका काम होता है, ठीक है? वर्टिकल डिवोल्यूशन हो, हॉरिजॉन्टल हो, ग्रांट इनेट किस तरह से होगा, और भी जो टर्म ऑफ रेफरेंस जो प्रेसिडेंट इनको देते हैं, वो उन पे क्वेश्चन पे ये प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देते हैं, ठीक है? ह्यूमन राइट्स कमीशन में पता है, ये स्टेचुटरी बॉडी है। ह्यूमन राइट्स जो एक्ट था उसको पास करने के बाद ये बनाया गया है। इंडिया में, क्योंकि इंडिया इज ए डिग्निटरी सिग्नेटरी ऑफ द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, है ना? और चर्च का मेंबर है। तो इसीलिए इंडिया में भी एक प्रीमियम ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए इंडिया में। लेकिन हमें पता है जो इंडिया का ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ये बहुत इसको बोलते हैं टूथलेस टाइगर, ठीक है? बहुत ज्यादा टूथलेस टाइगर है। इसमें बहुत सारा देखेंगे तो इसको बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह इसको मेंबरशिप इसका कैंसिल कर देते हैं, ठीक है? इसमें बहुत ज्यादा आरोप लगता है कि ये फ्री और फेयर नहीं काम कर रहा है, इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि हमेशा एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस से बाहर होना चाहिए सर एजेंसी। लेकिन हमारे पास देखेंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, वो बहुत टूथलेस टाइगर की तरह है, ठीक है? इनके पास कोई खुद की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं होती है। ये सिर्फ रिकमेंडेटरी होते हैं। ये 1 साल से पुराना केसेस कोई नहीं ले सकते हैं। कोई मैटर सब जुडिस है तो उसको नहीं लेते हैं। इस तरह से कुछ इश्यू चल रहा है, इसको आपको जानना है, ठीक है? ठीक है, तो हमने दे दिया यहाँ पे, याद रखना है। 65 पर ओल्ड प्लानिंग कमीशन को 1 जनवरी 2015 को रिप्लेस कर दिया था नीति आयोग ने। इसका मतलब ही था टॉप डाउन पॉलिसी मेकिंग से बॉटम अप बने और थिंक टैंक के रूप में काम करे, याद रखना है। और मेजर मेजर जो प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में जो अंतर है, आपको पता होना चाहिए, कम से कम 4-5 पॉइंट, ठीक है? जो हमने बताया, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए हमेशा। जैसे मेजर मोटर, ये इनके पास फाइनेंशियल पावर था, इनके पास नहीं था। ये क्या है कि ये हमारा टॉप डाउन होता था, ये बॉटम अप है, ठीक है? ये हमारा जो क्या होता है कि वन साइज फिट्स ऑल है, ये कस्टमाइज अप्रोच है, टेलर मेड अप्रोच है, ठीक है? ये हमारा क्या होता था कि ये हमारा ये फेडरलिज्म के काउंटर में काम करता था, सेंट्रलाइजेशन पे काम करता था। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये ना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म टीम इंडिया के रूप में, स्प्लिट के रूप में काम करता है। तो कुछ इस तरह के फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 13 का क्वेश्चन अगेन क्या पूछा, करेक्ट पूछा है, ठीक है? विथ रेफरेंस टू द नेशनल लीगल सर्विस, अगेन आ गया। देखिए नाल साहब कितने सारे क्वेश्चन पूछे हैं, पता नहीं ये प्रो बोनो सर्विस जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास पता है जुडिशरी का एक्सेस करना सबकी बस की बात नहीं है। तो जो मार्जिनल क्लास होती है उनके लिए जो भी कोई प्रोविजन होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, कोई लॉ में, वो आपको जानना ही होता है, ठीक है? जैसे नालसा का जजमेंट आया, नालसा का जजमेंट जो थर्ड जेंडर से रिलेटेड जितने भी इशू चल रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है? और क्योंकि सोसाइटी का सबसे मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन है ये, ठीक है? तो इनके
अपलिफ्टमेंट के लिए, इनको सोसाइटी में रीइंट्रोड्यूस करने के लिए, मेन स्ट्रीमिंग करने के लिए कहा जाता है ना। सोचिए कि एक ऐसा सेक्शन है थर्ड जेंडर, जिनको वहाँ घर से भी उनके निकाल दिया जाता है, इनको अपने माँ-बाप का भी संरक्षण नहीं मिलता, बिल्कुल उनके कोई ना उनका हेल्थ राइट टू एक्सेस हेल्थ भी नहीं मिलता, एजुकेशन भी नहीं मिलता, प्रॉपर्टी भी नहीं मिलता, एम्प्लॉयमेंट वगैरह तो दूर है। तो देखेंगे तो मोस्टली 3-4 ऑक्यूपेशन में होते हैं, या तो ये बेगिंग करते हैं, है ना? या तो बेगिंग करते हैं और जाके आप देखेंगे रेलवे वगैरह में आपको मिल जाएँगे, रेलवे वगैरह में। दूसरा देखेंगे तो ये क्या करते हैं, ये जो वही जो बधाई वाला सिस्टम है, ठीक है? जो घर-घर जाके बधाई वगैरह देते हैं, ठीक है? और तीसरा जो होता है आप देखेंगे कि प्रोस्टिट्यूशन वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं ज़्यादातर। तो इन्हीं तरह से होता है। तो इसमें भी आपको याद रखना सोसाइटी का बिल्कुल ये जो वल्नरेबल सेक्शन होता है सोसाइटी के चैप्टर में इनको पढ़ना है अच्छे से, कि इनके लिए क्या प्रावधान किया गया है, क्या हो रहा है एक्चुअली प्रैक्टिस, क्या इश्यू फेस कर रहे हैं और क्या होना चाहिए। और करेंटली क्या-क्या गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रही है, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस बैकग्राउंड में क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? क्या दिया है? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में दिया है। क्या दिया है? दो करेक्ट पूछा है, ठीक है? 2 स्टेटमेंट करेक्ट पूछा है। क्या है? इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल यही है 39 ए के कैपिटल ए को हमें एनफोर्स करना है। बिल्कुल ये ठीक स्टेटमेंट है। पहला ठीक हो जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये सही है या तो ये सही होगा। It issue guideline for the state level service authority to implement the legal प्रोग्राम एंड स्कीम थ्रू आउट द कंट्री। बिल्कुल जो नालसा होती है उसका काम ही यही होता है कि जो स्टेट लेवल जितने भी इनको गाइडलाइन इशू करती है इनको कि पूरा स्टेट लेवल पे पूरे कंट्री लेवल पे यूनिफॉर्म रूप से ये हमारा लीगल सर्विस को इम्प्लीमेंट होता है। इनका ये भी मैंडेट होता था। दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो बहुत ये भी सही है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए सारा। अब हमने दे दिया अल्टीमेटली इसका मैंडेट क्या है 39 को इन्फोर्स करना कि जो लीगल सर्विस है वो हमारा जस्टिस को प्रमोट करे ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, और 87 में इसका गठन हुआ था। अभी हमने पिछले लेक्चर में देखा था किसको-किसको फ्री में मिलता है, ठीक है? तो 1 लाख से कम जितने भी होते हैं, ठीक है? जो हमारे पास ट्रांसजेंडर होते हैं, उनका 2 लाख से कम वाले जितने होते हैं, सभी एससी को, सभी एसटी को, सभी वीमेन को, सभी चिल्ड्रन को, सभी पर्सन विथ जो प्रिजनर है ना? अंडर ट्रायल प्रिजन होते हैं, उनको और जितने भी ट्रैफिकिंग का विक्टिम है, उनको भी देता है, डिजास्टर मैनेजमेंट के विक्टिम है, उनको भी होता है। तो ये देखा किसको नहीं था? हमने देखा सभी सीनियर सिटीज़न को नहीं होता है, ठीक है? और दूसरा हमारे ओबीसी को शामिल नहीं होता। ये सब फैक्ट हमने पिछले लेक्चर में पिछली स्लाइड में देखा था, ठीक है? क्या दिया है? अगेन 2012 का क्वेश्चन है। क्या दिया है? विच सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ठीक है, 3 स्टेटमेंट दिया, करेक्ट पूछा है। किसके बारे में पूछा है? विद रेफरेंस टू कंज्यूमर राइट प्रिविलेज अंडर द प्रोविजन ऑफ द लॉ इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी न्यूज में चलता रहता है। आप देखेंगे बहुत सारे आजकल क्या होता है, बहुत सारे यूट्यूबर क्या किए, फूड का सैंपलिंग लेके उस पे टेस्टिंग करके रिपोर्ट जाहिर कर रहे हैं कि इंडिया का जो हमारा कंज्यूमर अथॉरिटी है या हमारे जो फूड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है? ये बिल्कुल अच्छे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कंज्यूमर एम्पावर्ड टू टेक सैंपल ऑफ द सैंपल फॉर फूड स्टेटमेंट। बिल्कुल ठीक है। फूड सेफ्टी एक्ट में कंज्यूमर है वो फूड को टेस्टिंग के लिए ले सकते हैं, सैंपल ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। तो देखिए ये गलत हो जाएगा। When a consumer file a complaint in any consumer forum, no fee is required to be paid। बिल्कुल गलत है। जितना जिस तरह का जो केस होता है ना, जितना बड़ा जितना जितना ज़्यादा पैसे का केस रहता है, उतना ज़्यादा फीस लगता जाता है, ठीक है? तो ग्रेडिंग सिस्टम होता है। तो फ्री नहीं होता, कुछ नॉमिनल फी लगता है, ठीक है? तो देखेंगे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम होता है, फिर स्टेट कंज्यूमर पे होता है, फिर उसके बाद नेशनल कंज्यूमर फोरम होता है, इस तरह से होता है। तो डिस्ट्रिक्ट का एक अलग मैंडेट है, स्टेट का अलग है, लेकिन बिल्कुल अलग और सभी में फी बिल्कुल अलग-अलग लगता है, ठीक है? तो ये गलत हो जाएगा। इन केस ऑफ डेथ ऑफ कंज्यूमर, हिज हर लीगल हेयर कैन फाइल ए कंप्लेंट इन द कंज्यूमर फोर ऑन हिज हर बिहाफ। बिल्कुल ठीक है, अगर मान लीजिए कोई मैं ही हूँ, अगर मैं निकल लेता हूँ तो मेरे बिहाफ पे जो लीगल हेयर हैं वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और कॉम्पनसेशन को क्लेम कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा, पहला तीसरा स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे कंज्यूमर हैं, कंज्यूमर के कुछ राइट्स होते हैं। तो कुछ कंज्यूमर को राइट्स को होने के लिए वही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में हुआ था, फिर इसमें 2019 में अमेंडमेंट हुआ है, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ये हो गया। और हमें ये है कि इसमें जो कि ये 6 राइट आपको पता होना चाहिए कंज्यूमर के, ठीक है? ये हमेशा कभी कोई इंटरव्यू में भी पूछ देते हैं ये, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले 6 राइट कौन-कौन से हैं। तो कौन सा पहला क्या है? पहला तो देखते हैं राइट टू सेफ्टी है, हमें सेफ मतलब हमें पता है ना कि हमें जो भी कंज़्यूम कर रहे हैं वो सेफ होना चाहिए, तो राइट टू सेफ्टी है। दूसरा होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। हम जो कंज़्यूम कर रहे हैं हमें पता होना चाहिए ना क्या कंज़्यूम कर रहे हैं, इसलिए पैकेट वगैरह पर लेबलिंग वगैरह होता है।
तीसरा होता है राइट टू चूज। हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए भाई कि हम बिल्कुल एक ही हमारे पास है ना, एक ही मोनोपोली नहीं होना चाहिए कि एक ही प्रोडक्ट हमारे पास हो। डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट को हमारे पास चूज करने का ऑप्शन है, ठीक है, ये बिल्कुल है। तीसरा होता है राइट टू एजुकेशन होता है। राइट टू एजुकेशन हमारे पास कंज्यूमर, इसलिए कहते हैं ना, कंज्यूमर क्या होता है, अगर कंज्यूमर अवेयर रहेगा तो इम्पावर्ड रहेगा। तो इसलिए कंज्यूमर को एजुकेट एजुकेट करना भी हमारी गवर्नमेंट का मैंडेट है, ठीक है। तो इनको कंज्यूमर को राइट टू एजुकेशन हो गया। राइट टू हियर होता है। अगर कोई ग्रीवांस वगैरह होता है, तो उसको कम से कम कंज्यूमर को एक फोरा पे उनके पास उनको कंज्यूमर के ग्रीवांस को रिड्रेस करना, उनको उनके ग्रीवांस को हियर करना, ये भी एक राइट्स होता है। लास्ट में जो होता है राइट टू सीक जस्टिस। अगर उनके पास कंज्यूमर को कोई हमारे पास कंप्लेन होता है या कंज्यूमर को कोई ग्रीवांस होता है, कोई मान लीजिए इस तरह की जितनी भी राइट्स हैं, वो राइट्स अगर हमारे पास सिक्योर नहीं हो तो क्या करेगा वो, उनके पास जस्टिस, वो उनके पास कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। सीख जस्टिस सीख कर सकते हैं। तो ये याद रखना, ये छह आपको जस्टिस, ये आपको राइट्स याद होना चाहिए। इसी बैकग्राउंड में ये सारे क्वेश्चन होते हैं, कंज्यूमर राइट्स के बनते हैं, ठीक है, ये याद रखना। आगे भी देखेंगे इसके क्वेश्चन, ठीक है। क्या दिया है, विथ रिफरेंस टू द कंज्यूमर डिस्प्यूट, देखिए आ गया कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम पे क्वेश्चन है, पता है हमें, पता है 3 लेवल के होता है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, फिर है नेशनल लेवल का होता है। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बना है, नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, बना है, ठीक है, नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बना है, ठीक है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बना है, ठीक है। तो ये 2019 में अमेंडमेंट आया था। इस सब बैकग्राउंड में देखते हैं क्या पूछा है। स्टेट गवर्नमेंट कैन एस्टेब्लिश मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट फोरम इन अ डिस्ट्रिक्ट इफ इट्स फिट, बिल्कुल ये स्टेट गवर्नमेंट का मैंडेट होता है कि किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में चाहे एक डिस्ट्रिक्ट फोरम करे, दूसरा डिस्ट्रिक्ट फोरम करे, ठीक है। बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, बेस्ड ऑन द नीड, वो कर सकते हैं, उनका मैंडेट होता है, बिल्कुल कर सकते हैं। वन ऑफ द मेंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम शैल बी ए वीमेन, ठीक है, हो सकता है, हमें नहीं पता। द डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या पूछा है, वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं, द डिस्ट्रिक्ट फोरम इंटर, देखिए तो ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। वन ऑफ द मेंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम, जैसे डिस्ट्रिक्ट फोरम को ना बहुत ज्यादा ब्रॉड इंक्लूसिव बनाया गया है, तो उसके एक मेंबर हमारे वीमेन होंगे ही होंगे, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द डिस्ट्रिक्ट फोरम entertain the complaint where the value of the good service does not exceed रुपीज 50 लाख, ऐसा है क्या। करेंट में तो ठीक है, करंट में ठीक है, 50 लाख होता है डिस्ट्रिक्ट फोरम का, 50 लाख से 2 करोड़ होता है स्टेट का, 2 करोड़ के ऊपर हमारे नेशनल फोरम का। लेकिन उस समय 2010 के लिए क्वेश्चन बिल्कुल था, उस समय 50 लाख नहीं थे, उसमें 20 लाख था। तो ये ही गलत आंसर हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन, ठीक है, याद रखना। आगे देखते हैं, लेकिन आज के हिसाब से ये स्टेटमेंट भी ठीक है। A complaint in relation to any goods sold or any service provided may be filed with the district forum by the state government as a representative of the interest of the consumer in general। क्या दिया है, कोई स्टेट गवर्नमेंट भी है ना, वो भी एक पार्टी बन सकती है किसी कंज्यूमर के ग्रीवांस को रिड्रेस करने में, ठीक है। कोर्ट में कंज्यूमर के बिहाफ पे, कंज्यूमर के इंटरेस्ट के बिहाफ पे वो एक पार्टी बन सकती है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। एक मेंबर भी होते हैं, ये भी ठीक है। और एक डिस्ट्रिक्ट में एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट फोरम बना सकते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन ये जो 20 लाख का लिमिट है, उस समय 20 लाख का लिमिट था, 50 लाख का नहीं, लेकिन अभी बिल्कुल ठीक है। 19 में जो अमेंडमेंट हुआ, 19 के लिए बिल्कुल ठीक है, तो याद रखना है। एक कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा न्यूज में रहता है। अभी भी देखेंगे, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है, सीसीपीए जो होता है, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह पे कंपनसेशन, वो पेनाल्टी लगाया है कि बहुत सारे फॉल्स क्लेम चलता है उनके, है ना, कि हमारे यहाँ से ये टॉपर है। एक टॉपर देखेंगे कम से कम 10 इंस्टीट्यूट से है। और देखेंगे हो सकता है अगर खाली दिल्ली में ही जितने भी इंस्टीट्यूट है उनका सबको संख्या जोड़ दिया जाए, इतना वो क्लेम करते हैं, यूपीएससी के जितना फाइनल लिस्ट होता है उससे 10 गुना ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये मोस्टली कहते हैं अनएथिकल एक्ट होता है, ये मोस्टली मोस्टली तो इसलिए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत सारा न्यूज में रहता है, बहुत सारा फाइन लगाता है उन पे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है इसमें, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। अगेन 4 स्टेटमेंट दिया, करेक्ट पूछा, देखिए 2004 का क्वेश्चन है, क्या दिया है। Which of the following institute have been recognized as the institute of national importance। देखिए, ये इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, नेशनल इंपॉर्टेंस क्या है, पार्लियामेंट के कोई एक्ट के द्वारा उनको दर्जा दिया जाता है, याद रखना। जैसे हमारे यहाँ जितने भी आईआईटी वगैरह होते हैं, जितने भी आईएम वगैरह होते हैं, जितने भी ट्रिपल आईटी वगैरह कुछ हैं, हमारे पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, ये हमारे पास जो मैनेजमेंट वगैरह आईएम वगैरह हैं, ऐसे ही वो है हमारे पास एनआईपीआर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च, ठीक है। इस तरह के जितने भी इंस्टीट्यूट है ना, उसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पोर्टेंस वो दिया जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो कैसे दिया जाता है, पार्लियामेंट किसी एक्ट के द्वारा, तो उनको वो ऑटोनॉमी ज्यादा होती है उनके पास, ठीक है।
इस तरह के कुछ इनके पास प्रावधान दिए हैं, तो उस समय के लिए ये अभी अभी क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन उस साल जब न्यूज़ में जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट कोई बिल लेके आई, किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को अगर नेशनल इंपॉर्टेंस दर्जा दिया तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? देखिए याद रखना है क्योंकि यूपीएससी अपने प्रीवियस थीम पे क्वेश्चन फिर से पूछता है, तो ये याद रखना है आपको। तो इस तरह का इस बार इसलिए इस समय ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन आगे के लिए जब भी कोई हमें पता है नेशनल इंपॉर्टेंस दर्जा देने के बाद नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा देने के बाद उनके पास क्या-क्या प्रिविलेज मिलता है, दूसरा किसको-किसको मिला है मोटा-मोटा और क्या प्रोसीजर होता है, ये इतना जानना होता है हमें, ठीक है? उस साल कोई एग्ज़ाम्पल किसी को मिला है तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है? और यही एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो ऑटोनॉमी होती है उसको रिस्टोर करने के लिए, ठीक है? उनकी जो ओवरऑल लर्निंग आउटकम है वहाँ पे प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी उनकी बढ़ाने के लिए यही होता है, ठीक है? तो उस समय का स्टेटमेंट ठीक है, तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा सारा ठीक है, चौथा गलत हो गया, तो इसका चौथा गलत हो गया, ठीक है? ये ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। ये आप पढ़ सकते हैं लेकिन हमें पता नहीं इस साल का जानना नहीं है, इस साल का जो इस साल अगर कोई 1-2 जिस साल एग्ज़ाम दे रहे हैं, उस साल अगर कोई नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा दिया गया किसी इंस्टीट्यूट को, तो क्यों दिया गया है? उस इंस्टीट्यूट का इम्पोर्टेंस क्या है? क्या प्रोसीजर होता है? और क्या प्रिविलेज मिलता है इम्पोर्टेंस दर्जा मिलने पे, ठीक है? तो ये अपना आपको याद करके जाना है एग्ज़ाम में, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो 4 का क्वेश्चन क्या दिया है? अकॉर्डिंग टू द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एनएचआरसी पे क्वेश्चन है, ठीक है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पे क्वेश्चन है। हू अमंग द फॉलोइंग कैन बी इट्स चेयरमैन? ठीक है, हमें पता है ना पहले क्या था 2019 में 2019 के पहले 2019 में अमेंडमेंट हुआ है। 19 से पहले क्या होता है इसके चेयरमैन सिर्फ और सिर्फ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकते थे। हू अमंग द फॉलोइंग कैन बी द चेयरमैन? ओनली रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सिर्फ वही बन सकते थे। इसीलिए क्या है अब रिटायर्ड रिटायर्ड सीजीआई तो मोस्टली 1 साल में या 1-2 साल में एक ही होते हैं मोस्टली। इसलिए होता है कि और ये लगभग 65 के बाद ये सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह अपॉइंट होते हैं और मान लीजिए रिटायर्ड सीजीआई अगर वो मना कर दे कि हम नहीं बनेंगे तो मुश्किल आ जाता है। इसलिए इसको थोड़ा ब्रॉड बेस किया गया। अब रिटायर्ड चीफ जस्टिस के अलावा सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी शामिल किया गया है, ठीक है? तो ये याद रखना है आपको, ठीक है? और सिर्फ रिटायर्ड को सिटिंग को नहीं रखा गया है, ठीक है? तो उस समय के लिए आंसर सी हो जाएगा, ठीक है? तो इस समय का हो लेकिन 19 का जो अमेंडमेंट है ये याद रखना है कि अब एलिजिबिलिटी नाउ आल्सो इंक्लूड एनी रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये बिल्कुल याद रखना है आपको, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 2002 का क्वेश्चन है क्या दिया है? विथ रेफरेंस टू द इंडियन पॉलिटी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ठीक है, आज क्या दिया है? 4 स्टेटमेंट दिया है, उसके बारे में देखना है कौन सा सही है। देखते हैं। प्लानिंग कमीशन इज अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट? ऐसा है क्या? प्लानिंग कमीशन अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट सेटअप करता है, एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, तो ये पार्लियामेंट के अकाउंटेबल नहीं होता है, ठीक है? याद रखना है। प्रेसिडेंट कैन मेक ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन द ईदर ऑफ द टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, ये बिल्कुल ठीक है। अगर जान लीजिए कि ओनली व्हेन ईदर ऑफ द टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, ये बिल्कुल ठीक है। आर्टिकल 1, 2, 3 में यही है कि अगर कोई ईदर ऑफ द हाउस अगर सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस बना सकते हैं, क्योंकि लॉ बनने के लिए दोनों हाउस का सेशन में होना जरूरी है, ठीक है? तो इसलिए ठीक है। मिनिमम एज प्रेस्क्राइब फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज 40। ऐसा है कि हमने देखा था पिछले लेक्चर जुडिशरी में कोई भी मिनिमम एज प्रेस्क्राइब नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट का ना हाई कोर्ट का, ठीक है? और मिनिमम एज इसका मैक्सिमम एज कितना है? इसका 65 ईयर। इनका कितना मैक्सिमम एज हमने देखा था? 62 ईयर। ये याद रखना है आपको, कोई मिनिमम एज प्रेस्क्राइब नहीं है इनका। आगे देखिए, द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट। ऐसा नहीं है, ये किसका होता है? हमने देखा था पिछले वाले लेक्चर में क्वेश्चन आया था एनडीसी पे, तो हमने किया था इसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं और ये जितने भी राज्यों के चीफ मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं। ये जो ड्राफ्ट प्लानिंग कमीशन जो ड्राफ्ट तैयार करता था उसको फाइनल अप्रूवल नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में मिलता था, ठीक है? ये भी क्या था? ये भी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी था, ठीक है? याद रखना है आपको। आंसर क्या हो जाएगा? यही बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ये हमने दे दिया एक्सप्लेनेशन, आप पढ़ सकते हैं। 2001 का क्वेश्चन है, क्या दिया है? करेक्ट। देखिए 4 स्टेटमेंट दिया करेक्ट। उस समय भी इतने बड़े-बड़े स्टेटमेंट आते थे, सोचिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जो कर लिया समझ लीजिए उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। क्या दिया है देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नोटिफाइड 5 कम्युनिटी नेमली मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जोरास्ट्रियन एज ए माइनॉरिटी। ऐसा है क्या? पहले भी 2001 के हिसाब से बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। पहले क्या था? पहले 5 थे, अभी क्या है? बाद में 2018 वगैरह में एक और हुआ, तो इसमें इस समय टोटल कितनी माइनॉरिटी हमारे यहाँ नोटिफाई कौन किया? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर है, 6 माइनॉरिटी हैं। इसमें 5 ये हैं और हमारे पास एक और है, कौन सा? जैन कम्युनिटी, ठीक है? जैन भी माइनॉरिटी में आते थे, टोटल 6 हैं, तो उसके लिए हिसाब से ये स्टेटमेंट ठीक है। नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी वाज गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस इन 1993, बिल्कुल ठीक है। नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एक्ट द्वारा पास हुआ था, उनको इसलिए उनको स्टैट्यूटरी दर्जा हो गया।
स्मॉलेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी इन इंडिया और जोरास्ट्रियन है, बिल्कुल इसीलिए कहा जाता है इनकी पॉपुलेशन और भी डिक्लाइन हो जा रही है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनके लिए एक स्कीम चला रही है जिसको कहता है जियो पारसी, जोरास्ट्रियन को ही पारसी कहा जाता है। तो जियो पारसी स्कीम, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो रही है। यूपीएससी मेंस में भी एक टॉपिक आता है, तो उसमें जो जितने भी माइनॉरिटी वगैरह हैं उनके बारे में हमें पढ़ना पड़ता है। तो उसमें उनके जो इशू चल रहे हैं उनमें तो देखेंगे पारसी की जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रही है। पारसी हमारे बताएं सबसे इंडिया के जो सबसे कहा जाता है ना कि एक इंडिया के सबसे सबसे प्रीमियम उनको माइनॉरिटी माना जाता है। ठीक है, हर जगह देखेंगे, चाहे फिल्म इंडस्ट्री में, चाहे आर्मी में, चाहे सुप्रीम कोर्ट वगैरह में, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, एक तरह से इनको माना जाता है कि ये आइडियल कम्युनिटी मानी जाती है। ठीक है, याद रखना है आपको। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज एंड प्रोटेक्ट रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है दो तरह की माइनॉरिटी को रिकॉग्नाइज करता है, एक रिलीजियस और लिंग्विस्टिक। इसमें आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में याद रखना है बिल्कुल। तो वो चार स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अभी के हिसाब में चारों के चारों स्टेटमेंट ठीक है बिल्कुल। मतलब उस समय के हिसाब से ये गलत हो जाएगा, लेकिन अभी के हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है, याद रखना है। ठीक है, हमने इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया है। ठीक है, उस समय के हिसाब से 14 अमेंडमेंट हुआ था, जैन को भी अब लेटर सिक्स कॉन्स्टिट्यूशन वो बना दिया गया, लेकिन उस हिसाब के हिसाब से उस समय के हिसाब से वो स्टेटमेंट ठीक था। ठीक है, बाकी सारे स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो हमने दे दिया है आगे। 1999 का क्वेश्चन है, क्या दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। फिर वही आ गया एनएचआरसी पे क्वेश्चन। देखिए एनएचआरसी वो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के बारे में, फिर हमने देखा लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा वगैरह पे, इसमें कितने सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हर साल दूसरे तीसरे साल में एक साल क्वेश्चन एक बार आता ही है। तो जब भी नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन पूछेगा तो वो इन डेप्थ में ही पूछेगा ना। थीम रिपीट होता है जब भी कोई यूपीएससी वगैरह में, तो वो इन उसका जो देखेंगे क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। इसलिए देखेंगे कुछ फैक्चुअल पूछ देंगे, कुछ घुमा फिरा के फैक्ट पूछ देंगे, तो एकदम क्लियर स्टेटमेंट नहीं देंगे वो, क्योंकि बिल्कुल ईजी हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में पूछ चुके हैं ये। इसलिए जब भी कोई थीम रिपीट करता है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। तो इस तरह से याद रखना है आपको। क्या दिया है, इट्स चेयरमैन मस्ट बी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उस समय के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। हाँ, अभी क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी होते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा उस समय। इट हैज फॉर्मेशन इन ईच स्टेट एज स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो होता है एक इंडिपेंडेंट है, स्टेट ह्यूमन राइट्स में अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं, इनके कोई फॉर्मेशन नहीं होता है। ये तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, इट हैज फॉर्मेशन ईच स्टेट नहीं, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन अलग एक्ट से बनते हैं, और स्टेट में ये जो प्रीमियर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के ब्रांच के रूप में काम नहीं करते हैं। तो दूसरा गलत हो जाएगा, दूसरा गलत है, देखिए ये गलत, ये गलत, ये गलत, हमारा आंसर निकल आया। ठीक है, 1 और 3। फिर भी पढ़ते हैं क्या दिया है, इट्स पावर आर ओनली रिकमेंडेशन रिकमेंडेटरी इन नेचर। जितने भी देखे हैं, जितने भी स्टेचुटरी बॉडी होते हैं, उनके जो पावर होते हैं ओनली रिकमेंडेटरी होते हैं। ठीक है, हमने कहा था नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का इशू बताया था, इसको टूथलेस टाइगर बताया जाता है। ठीक है, एक साल से पुराना केसेस नहीं लेते हैं, इसको कोई प्रोसिक्यूशन एजेंसी नहीं होती इंडिपेंडेंट, है ना, इस तरह से देखते हैं। अब बहुत सारा कंफ्लिक्ट भी चलता है, देखेंगे कोई कोई नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट कोई लेगा, नेशनल ह्यूमन राइट्स नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन लेगी, या कोई नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास लेगा। तो ये इसका भी कोई मतलब कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, जुरिस्डिक्शन का भी कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इट इज मैंडेटरी टू अपॉइंट ए वुमेन एज ए मेंबर ऑफ द कमीशन। ऐसा है क्या, उस समय तो मैंडेटरी नहीं था, उस समय मैंडेटरी था, अब क्या है कि मैंडेटरी हो गया है कि एक वीमेन होता है, और नेशनल कमीशन का अभी क्या ऐसा कोई मैंडेटरी, लेकिन नेशनल कमीशन का जो वुमेन होता है चेयरमैन होते हैं, वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते ही हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर होता ही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1 और 3, 1 और 3। ठीक है, 1 3। अब ये याद रखना है कि जो जो अभी लेटेस्ट जो अमेंडमेंट हुआ है, मैंडेटरी प्रोविजन फॉर एटलीस्ट वन वुमेन हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड 2019 के अमेंडमेंट के बाद ये मैंडेटरी हो गया है। और हमें पता है जैसे ये 6 मेंबर बॉडी होती है। ठीक है, 6 मेंबर बॉडी होती है, एक चेयरमैन होते हैं, 5 मेंबर होते हैं, फिर उसके बाद कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। तो एक्स ऑफिशियो मेंबर में जानना है तो इसमें ये होता है नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन, नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड एनसीपीसीआर, है ना। फिर उसके बाद चीफ कमिश्नर होते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी के। फिर वही होता है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब, फिर नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। इन तरह के ये सब जो होते हैं ना, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी, ये सब हमारे एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं इनके। ठीक है, तो इनके जो भी होते हैं जो भी चेयरमैन होते हैं वो ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर हो ही जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा ब्रॉड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इसके सारे मेंबर कैसे अपॉइंटमेंट होते हैं, अपॉइंटमेंट कमेटी में कौन कौन सा होता है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन अभी इस पे नहीं आया है, लेकिन आगे देखेंगे हम, तो इस तरह का भी क्वेश्चन आता है कि इसके अपॉइंटमेंट कौन कौन अपॉइंट करता है। ठीक है, आगे देखते हैं।
1995 का क्वेश्चन है, क्या है? चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ठीक है, क्या दिया? चार स्टेटमेंट दिया है, उसमें करेक्ट पूछा है, क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा लीगल डिवाइस। देखिए वर्ड आ गया, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पूछा है और एक्स्ट्रा लीगल पूछा है। ठीक है, तो हमें देखते हैं क्या है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल क्या हो गया? जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जिक्र नहीं है। एक्स्ट्रा लीगल क्या है? जो किसी पार्लियामेंट के किसी एक्ट के द्वारा नहीं बनाया गया हो, या तो वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हो गया इसका मतलब। ठीक है, इस तरह से पूछा जा सकता है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हमने बिल्कुल देखा था, ये क्या है? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, एक्स्ट्रा लीगल है, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव के एक नोटिफिकेशन से बना है। द गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस बिल्कुल ठीक है, इसका तो कोई वही कोई गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस क्या, कोई लीगल इसका बैकिंग तो है नहीं। जोनल काउंसिल भी हमने देखा था, क्या था ये हमारा? जोनल काउंसिल क्या हो जाएगा? जोनल काउंसिल हमारा स्टेचुटरी बॉडी हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। और इंटर स्टेट काउंसिल ही तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना। इंटर स्टेट काउंसिल किसका है? 263 में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आंसर 1 2 3 दिया है। अच्छा, उस समय के हिसाब से हो सकता है ये ठीक हो, उस समय के हिसाब से जोनल काउंसिल को देखिए 1995 में दिया है, लेकिन हमें पता है जोनल काउंसिल गया था, स्टेट जोनल काउंसिल हमारे पास स्टेचुटरी पावर अभी दिया है। ठीक है, देखते हैं। तो इसमें देखिए पहला स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में ये एग्जीक्यूटिव है, दूसरा गवर्नर कॉन्फ्रेंस भी है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा लीगल हो गया, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। जोनल काउंसिल क्या है? ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन हमारे पास क्या है कि दे आर कैटेगराइज अंडर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम स्टेबली कॉन्स्टिट्यूशनल वन, व्हाइल दे आर लीगल स्टेचुटरी बॉडी होती है। तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट में, तो इसमें सिर्फ वही दो होना चाहिए। और इसके ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, तो इसका आंसर ये होना चाहिए, सिर्फ 1 2 होना चाहिए। ठीक है, तो इसका 1 2 ऑप्शन होना चाहिए। उस समय के हिसाब से भले भी जो हो, लेकिन अभी हमें जो करंट की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें करंट के हिसाब से इसका ऑप्शन पता होना चाहिए कि जोनल काउंसिल जो है तो स्टेचुटरी बॉडी हो गया, तो हमें वो एक्स्ट्रा लीगल डिवाइस करना है, तो इस तो एक्स्ट्रा लीगल तो है नहीं, तो लीगल हो गया। इंटर स्टेट काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो हमें एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल करना है, तो ये तो होगा नहीं, तो हमारे पास यही दो ऑप्शन है। ठीक है, तो 1 2 ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, हम करेक्ट कर देंगे इसको। ठीक है, आगे देखते हैं। 1995 का क्वेश्चन है, क्या दिया है? ये शायद लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। ठीक है, तो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेट इन विच लोकायुक्त एक्ट इंक्लूडेड द चीफ मिनिस्टर इन इट्स एम्बिट। ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, उस साल के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा, लेकिन अभी भी पता है आपको, कुछ लोकायुक्त के बारे में बहुत सारे फैक्ट पता होना चाहिए। पहला कौन था? महाराष्ट्र था। ठीक है, और बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट में देखेंगे चीफ मिनिस्टर को उसके एम्बिट से बाहर रखा गया है। लेकिन अभी जो लोकपाल और लोकायुक्त बना है, उसके बाद यूनिफॉर्म हो गया, लगभग हो गया, तो हर स्टेट एक सेंट्रल लेवल पे लोकपाल बना, फिर उसके बाद लोकायुक्त बना स्टेट लेवल पे। तो इसमें चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का जुरिसडिक्शन जो करंट में है, उसमें भी है दोनों का। हमने देखा ना, पीएम में कुछ एक्सेप्शन के साथ है, इंटरनेशनल रिलेशन को इनके साथ बाहर रखा गया है, एटॉमिक एनर्जी वगैरह को बाहर रखा गया है, सॉवरेनिटी सिक्योरिटी को बाहर रखा गया है, लेकिन प्रेसिडेंट भी इसके जुरिसडिक्शन में आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन विच लोक आयोग इंक्लूड चीफ मिनिस्टर इन इट्स एम्बिट। इसमें है गुजरात और महाराष्ट्र, उसमें है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। तो गुजरात और महाराष्ट्र ऐसे थे जिसमें इसके चीफ मिनिस्टर भी इसके एम्बिट में आते हैं थे। ठीक है, तो तीन तरह की बॉडी हमने देखा, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र जिक्र हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया, है ना, जो पार्लियामेंट के किसी स्टैट्यूट से बनता है, लॉ से बनता है, उसको स्टैट्यूटरी बॉडी कहता है। अब कुछ ऐसे होते हैं जो ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र है, ना कोई पार्लियामेंट के एक्ट से, वो एग्जीक्यूटिव के रिजोल्यूशन से बनता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा लीगल, और उसको बोलते हैं कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है। तो इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन, ये हमें डिवीजन पता होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं। देखिए ये हमने आपको एग्जाम्पल दे दिया है कि जितने भी इससे बॉडी है, यहाँ पे उसका किस तरह का बॉडी है, और इस्टेब्लिश कैसे हुआ था, और ईयर किस साल में, और ये प्राइमरी फंक्शन। ये मोटा मोटा ईयर अभी नहीं याद रखेंगे, लेकिन ये इसका, ये जैसे नीति आयोग है, हमें पता है ना क्या है, ये भी प्लानिंग कमीशन जैसे एग्जीक्यूटिव था, वो भी एग्जीक्यूटिव है। और इसका कैसे इस्टेब्लिश हुआ है? कैबिनेट के रिजोल्यूशन से हुआ है। 2015 में रिप्लेस किया प्लानिंग कमीशन को। इसका इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? पॉलिसी थिंक टैंक के रूप में काम करना है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के रूप में काम करना है। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा। लॉ कमीशन में हमने देखा एग्जीक्यूटिव बॉडी है, कोई लीगल कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैकअप नहीं है, और ये परमानेंट बॉडी भी नहीं होता। समय-समय पे गवर्नमेंट अपने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड के गवर्नमेंट के रिज़ोल्यूशन से बनता है। ठीक है, और इनका काम ही ये होता है लीगल रिफॉर्म को सजेस्ट करना। ठीक है, देखे ना, हमने देखा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन कोट करते हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म पे लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन कोट करते हैं। इस तरह से लीगल रिफॉर्म कंट्री में होना चाहिए, उसके लिए होता है ये। ठीक है, और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में देखा था स्टैट्यूटरी बॉडी है, नेशनल ह्यूमन ह्यूमन राइट्स एक्ट में हुआ था, और ये ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कंट्री में एक प्रीमियम एजेंसी है। ठीक है, इनका मैंडेट यही है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना।
नेशनल कमीशन माइनॉरिटी भी स्टैट्यूटरी स्टेटस है, ठीक है? वो नेशनल कमीशन माइनॉरिटी एक्ट 1993 में हुआ था और इनका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, जितने भी माइनॉरिटी है उनके प्रोटेक्शन को, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है उनको सेफगार्ड करना, ठीक है? उनके राइट्स को प्रमोट करना। वो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है, वो भी देखा स्टैट्यूटरी है, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन एक्ट से पास हुआ है, 1990 में बना है और इसका मैंडेट वही होता है, वुमेन राइट्स को कंट्री में प्रमोट करना। एक होता है ना जेंडर जस्ट सोसाइटी का निर्माण करना, जेंडर जस्ट सोसाइटी का निर्माण करना, ठीक है? याद रखना है आपको, जेंडर जस्टिस को प्रमोट करना। हमने देखा था लोकपाल आयुक्त क्या था, ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि एक्ट से पास हुआ है और ये क्या होता है कि एंटी करप्शन ओम्बुड्समैन है, ठीक है? इंडिया का प्रीमियम एंटी करप्शन ओम्बुड्समैन है, ठीक है? याद रखिए आपको। लोकपाल ये होता है नेशनल लेवल पे, लोकायुक्त होता है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट पे। एक ऐसे होता है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, इसमें आंसर नहीं, क्वेश्चन नहीं दिया है, लेकिन ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। याद रखना है कि जो प्रेस होते हैं, प्रेस काउंसिल एक्ट से बना है, स्टैट्यूटरी बॉडी होते हैं। ऐसे हमने पिछले लेक्चर में जुडिशरी में देखा था, एक बार काउंसिल होते हैं, तो भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी देखा था, ठीक है? तो इस तरह से है। और इनका प्रेस के जो ओवरऑल जो प्रेस फ्रीडम को, प्रेस एथिक्स को प्रमोट करना उनका काम करते हैं, मीडिया एथिक्स को प्रमोट करना। हालाँकि हो नहीं रहा, आपको पता है मीडिया हमारे यहाँ इसमें कैसे काम करती है। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी हमें पता है बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, ठीक है? ओवरऑल कंज्यूमर प्रोटेक्शन को, कंज्यूमर राइट्स को करने के लिए, और ये भी क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है? याद रखना है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन हमने बताया था, ये जितने भी आरटीआई वगैरह होते हैं उनका, ये जो प्रीमियम एजेंसी कौन देती है, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, ये भी स्टैट्यूटरी है। आरटीआई एक्ट को इम्प्लीमेंट करना, इन्फोर्स करना, ठीक है? उनका अल्टीमेट मैंडेट होता है। ग्रीन ट्रिब्यूनल हमने उसमें जुडिशरी में देखा था, ये ट्रिब्यूनल होते हैं, स्पेशलाइज्ड कोर्ट होते हैं इन्वायरमेंटल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी प्रीमियम इंडिया की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ये भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है ना? और ये क्या होता है, जितने भी टेरर इन्वेस्टिगेशन वगैरह में जो उनका होता है उसके लिए का होता है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन देखा सीबीसी एक्ट से द्वारा बना है। अब इनका भी काम होता है, विजिलेंस और एंटी करप्शन के रूप में काम करते हैं। और सीबीआई हमने देखा था, ये आया था कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के रूप में होता है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन की प्रीमियम एजेंसी है। ऐसे एनडीएम में जो होता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, ये भी स्टेच्यूटरी है, एनडीएम एक्ट के द्वारा बना है और हमारा इसका मैंडेट हुआ है इंडिया में जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन करना और इफेक्टिव रिलीफ और रिस्पांस मेजर को प्रमोट करना, ठीक है? इस तरह से कुछ चीजें हैं। फिर और भी हमने चीजें देखा था, जैसे हमने पता था, आपको पता है कि नालसा के बारे में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी हो गया, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सीसीपीए के बारे में। फिर हमने देखा था कि ये जो हमारे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, नेशनल ह्यूमन राइट्स, इस सबको बहुत ज्यादा डेप्थ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा डिटेल में हम इनको पढ़ना है, ठीक है? अच्छे से पढ़ना है। हमने देखा था 6 राइट्स कंज्यूमर के, हमने देखा था कंज्यूमर के पास कौन कौन से राइट्स होते हैं, ठीक है? तो राइट्स, और उसके बाद 3 तरह के जो फोरम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम, उनका मैंडेट क्या होता है, ठीक है? देखा ना डिस्ट्रिक्ट फोरम कितने तक लेता है, अब करेंटली 50 लाख तक, यानी 50 लाख से 2 करोड़ तो स्टेट फोरम में, 2 करोड़ से ऊपर ज्यादा ये हमारा ऐसे नेशनल फोरम पे होता है। माइनर चूज चार्जेज होते हैं, और जो हमारा गवर्नमेंट होती है वो भी हमारा सिटीजन के खिलाफ, सिटीजन के इंटरेस्ट में, कंज्यूमर के इंटरेस्ट में एक पार्टी बन सकती है, ठीक है? तो याद रखना है, ये सब चीज हमने देखा था। ये कैटेगराइजेशन हमने बता दिया आपको कि मोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन का 3 क्राइटेरिया होता है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया होता है, स्टैट्यूटरी बॉडी पार्लियामेंट के एक्ट से, और एग्जीक्यूटिव एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी जो होती है एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से होता है। तो इसका एग्जांपल हमने दे दिया, हमने पढ़ लिया ये सब, ठीक है? और ये देख याद रखना, देखिए इस सब एरिया को ध्यान में रख के अपने एग्जामिनेशन को, अपने प्रिपरेशन को फ्यूचर प्रूफ बना सकते हैं। बार बार ये इनके जो डिफरेंशिएशन है ना, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी, एग्जीक्यूटिव, इन दोनों का डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन पूछता है। आपको क्लियर का डिमार्केशन ये चीज पता ही होना चाहिए। इसमें तो ये क्या बोलते हैं, इस पे क्वेश्चन आया, अगर आपने गलत किया तो फिर वो क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा, क्योंकि इतनी बार क्वेश्चन पूछता है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, स्टैट्यूटरी है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, आपको पता होना चाहिए डिवीजन। और हमेशा क्या होता है कि जो उसके पेरेंट एक्ट होता है ना, उसका पेरेंट एक्ट से एग्जीक्यूटिव बॉडी है, कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो उसका जो स्टैट्यूट है, जिसको पेरेंट एक्ट है, उसको भी जानना है थोड़ा। उस पेरेंट के एक्ट के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पेरेंट एक्ट पढ़ेंगे, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गया, नेशनल ह्यूमन कमीशन, तो नेशनल ह्यूमन जो ह्यूमन राइट्स का एक्ट है, उसको भी हमें जानना है, ठीक है? इस तरह से जो पेरेंट एक्ट है, उसको भी जानना है। मेजर 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 हमने देखा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पूछ रहा है यूपीएससी वगैरह, तो ऑर्गेनाइजेशन पूछ रहा है, उसका मैंडेट क्या है और किस मिनिस्ट्री में देखा है। तो हमने देखा था ना, देखिए सीबीआई के बारे में पूछा, डीआरआई के बारे में पूछा, ईडी के बारे में पूछा, इस तरह से। अच्छा, नेशनल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में पूछा। इस तरह से वो जो क्वेश्चन पूछा है, उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसका मैंडेट क्या है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये आपको जरूर ध्यान में रखना। जितने भी एजेंसी न्यूज में आए, उसका ये 3 एस्पेक्ट आपको याद रखना है, ठीक है? और उसका जो ओवरऑल नेचर क्या होता है, कि एडवाइजरी होते हैं, बाइंडिंग उनका नेचर होता है, रेगुलेटरी होते हैं, क्वासी जुडिशियल होते हैं, और उसके बाद फाइनली जो होता है, जितने भी एडीआर मैकेनिज्म है, तो उसमें जो एडीआर में ट्रिब्यूनल वगैरह भी आ जाएंगे, ठीक है? ट्रिब्यूनल वगैरह आ जाएंगे, मीडिएशन वगैरह एक्ट आ जाएंगे, वही ये सब आपको पढ़ा पता होना चाहिए, ठीक है? पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
अगले लेक्चर में क्या करेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जितने भी हुए हैं, उसको हम कवर करेंगे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन द्वारा। इसमें भी लगभग 30 ईयर के क्वेश्चन हम कवर करेंगे। ऐसे ही यूट्यूब पे जाके हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन से आप कवर कर सकते हैं कि इसमें पॉलिटी के सिलेबस को हम चैप्टर वाइज पीवाईक्यू की तरह कवर कर रहे हैं। देखेंगे फंडामेंटल राइट से लेके लगभग हमारा चैप्टर कंक्लूड होने वाला है, ठीक है? बाकी इस मिशन में हमारे भागीदार बनिए और इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करिए। इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए जिसका हम फ्यूचर के जो लेक्चर प्लान है और इस पीपीटी वगैरह को जल्दी ही शेयर कर देंगे। बाकी अल्टीमेटली कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।